हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोविड-19। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो है कोरोना वायरस की न्यू स्ट्रेन आ चुकी है, जो काफ़ी हानिकारक है, जिसकी वज़ह से काफ़ी लोगों की जान जा रही है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि हम जो चीज़ फेस कर रहे हैं, हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मेरा ये वीडियो लेक्चर बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद रहेगा कि मैं थोड़ी बहुत अवेयरनेस फैला सकूँ कोविड-19 के बारे में। क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफ़ेयर में काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। सो इसलिए मेरी छोटी-सी कोशिश है कि लोग इसके बारे में अवेयर हों। सो ये वीडियो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो मीन्स किसी टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं। सो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो लेक्चर है कोविड-19 के ऊपर। इस सीरीज़ में ये तो वीडियो है, इसमें हम थोड़ा जितना आज हम कवर कर पाएँगे उतना करेंगे। बाकी 2019 से लेके 2020-21 तक आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं कोविड-19 से रिलेटेड, वो एक मैं सीरीज़ लाऊँगी, उसमें हम कवर अप करेंगे, जैसे कि लॉकडाउन हुए, जैसे कि कंटेनमेंट ज़ोन्स बने, हमारी इकोनॉमी के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट पड़ा, सारी चीज़ें कवर करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी, जैसे कोविड-19 का स्ट्रक्चर क्या है। सो आज हम कोशिश करेंगे कि हम कोविड-19 के बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं, जस्ट लाइक कि कोविड-19 का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये फैल रहा है, कैसे ये हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 एक वायरस है। कोरोना को समझने से पहले हमें वायरस को समझना पड़ेगा। एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन दूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वायरस की। वायरस क्या है? वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। और वायरस की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो ये लिविंग प्रॉपर्टीज़ शो करता है और एक ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। लिविंग प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं कि कोई भी वायरस होगा, उसमें डीएनए या आरएनए प्रेज़ेंट होगा। या तो किसी वायरस में डीएनए प्रेज़ेंट होगा या किसी वायरस में आरएनए प्रेज़ेंट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एक जेनेटिक मटीरियल होता है। इसमें एक जेनेटिक मटीरियल प्रेज़ेंट होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ पैरासिटिक इन नेचर होती हैं। पैरासिटिक इन नेचर मीन्स कि वायरस को एक होस्ट की ज़रूरत होती है। मतलब किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे वायरस को हमारे शरीर की ज़रूरत है। अगर हमारे सेल नहीं मिलेंगे ना, तो वायरस को किसी भी प्रकार की मल्टिप्लिकेशंस नहीं होंगे और ये किसी भी तरह से हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसलिए जो है वायरस को एक होस्ट की ज़रूरत होती है मल्टिप्लिकेशंस करने के लिए। दूसरा ये वायरसेस जल्दी जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी वायरस की ये है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग पे इसकी ग्रोथ नहीं होती। मतलब आउटसाइड द लिविंग सेल किसी भी प्रकार की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन नहीं होगी। किसी भी नॉन लिविंग थिंग पे पड़ा होगा, जैसे कि स्टील के ऊपर कोरोना वायरस के जर्म्स हैं, तो वहाँ पे उसकी किसी भी प्रकार की रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। 3 दिन के बाद वो वहाँ से जो है वो चला जाएगा, मीन्स एंड हो जाएगा वहाँ से। ये चीज़ है कि नॉन लिविंग प्रॉपर्टी ये है कि ये किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रोथ या रिप्रोडक्शन नहीं करता है। अब हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोरोना वायरस जो है ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है, जो हमें कॉमन कोल्ड से लेके काफ़ी प्रकार के सीवियर डिसीज़ कर सकता है। अम, इसके 2 टाइप्स हैं, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कॉमन टाइप्स हैं जो आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। वैसे इसके टाइप्स नेक्स्ट स्लाइड में बताए जाएँगे और मेनली ये जो है मैमल्स और बर्ड्स में फैल रहा है। और ये ज़ूनोटिक डिसीज़ है। ज़ूनोटिक डिसीज़ मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज़्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़्म में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशंस इसमें देखने को मिल रही है। एनिमल मीन्स कि बायोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग्स को भी एनिमल्स बोलते हैं, मीन्स ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशंस, बर्ड्स टू मैमल ट्रांसमिशन देखने को मिल रही है इसमें। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई है मैंने इसमें, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोविड-19 फर्स्टली कहाँ पे ट्रेस किया गया। तो फर्स्टली 2019 दिसंबर में इसकी ट्रेसिंग की गई थी वुहान, चाइना में और 30 जनवरी 2020 को इसके बढ़ते हुए आउटब्रेक को देखते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और 11 फ़ेब 2020 को ऑफ़िशियल नेम जो था वो कोरोना वायरस का दिया गया था कोविड-19 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित किया गया था। पैंडेमिक वो बीमारी होती है जो ग्लोबली फैली होती है, जिसका इलाज नहीं है, ग्लोबली ट्रांसमिशन हो रही है, व एक तो ज़ूनोटिक डिसीज़ है, इसलिए इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। लास्ट पैंडेमिक था स्वाइन फ्लू 2009 में।
अब ह्यूमन कोरोना वायरस के टाइप्स हैं। साइंटिस्ट ने इसको 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। और 7 वायरसेस ऐसी हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रही हैं। सो अब ये जो 4 है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, इसमें जो हमें हो रही है वो हो रही है बीटा कोरोना वायरस, बीटा OC43HKU1 बीटा। इस फैमिली की वायरसेस हमें हो रही हैं, जैसे कि ये है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो आप न्यूज़ेस में देख रहे हो। तो बीटा वायरस डेट कोज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो बीटा वायरस है वो ये कर रही है। और सार्स को बीटा वायरस डेट कोजेज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये 2002 और 2003 में चाइना में ही फैला था। फिर उसके बाद जो अभी है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को 2। ये जो है ये है कोविड 19। सार्स कोव 2 ये है कोविड 19। और ये जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव है, ये जो है ये 2002 और 3 में फैला था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम हर चीज़ कवर करेंगे, तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर है कोविड 19 का। जैसे हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उसमें भी उसका स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोसोम्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो है वो ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है कि कैसे ये वायरस हमें दिखती है। तो जैसे ये वायरस है, इसमें ये जो रेड कलर के हैं, ये स्पाइक प्रोटीन है। और ये ग्रे कलर का है, ये एनवलप है। ये अंदर जो है ये आरएनए है। और इसके ऊपर जो कवरिंग हुई हुई है वो हुई हुई है कैप्सिड प्रोटीन की। मीन्स कि ये एक तरह से फौज है पूरी की पूरी। मीन्स कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, इनका पता क्या काम है, जैसे हमारी सेल वॉल है उसको पेनिट्रेट करना। ये स्पाइक प्रोटीन हमारी सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हैं। ये जो एनवलप है, जो जब आपको पता है कि जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो हमारे डब्ल्यूबीसी उस बीमारी के साथ फाइट करते हैं। जैसे कि हमारे डब्ल्यूबीसी हमारी बीमारी के साथ फाइट करते हैं। जैसे हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम है उससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं क्योंकि डब्ल्यूबीसी उनसे जीत जाते हैं। पर कोरोना वायरस में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जब ये स्पाइक प्रोटीन हमारी सेल वॉल को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो एनवलप है, अ, ये जो एनवलप है वो इसको बचा रहे हैं। मतलब कि जैसे स्पाइक प्रोटीन हमारी सेल वॉल को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनको हम इंटरफेरोन्स का नाम दे रहे हैं। उनके साथ ही ये एनवलप फाइट कर रहा है। और कोरोना वायरस को उन इंटरफेरोन्स जो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोड्यूस कर रही है, उनसे कोरोना वायरस को ये एनवलप बचा रहा है। ठीक है? जैसे कि एक तरह से ये इसके जैसे वॉरियर्स हो गए ना, जैसे कोरोना वायरस की तरफ से लड़ रहे हैं और हमारी तरफ से डब्ल्यूबीसी लड़ रहे हैं। स्पाइक प्रोटीन पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। एनवेलप क्या कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? जो हमारे एंटीवायरस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इंटरफेरोन्स, उनसे जो है ये बचा रहा है कोरोना वायरस को। उसके बाद ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, ये आरएनए को एक शेल प्रोवाइड कर रहा है। आरएनए जो ये अंदर आरएनए प्रेज़ेंट है, इसको न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन एक शेल प्रोवाइड कर रहा है। और ये आरएनए को ट्रांसमिट कर रहा है हमारे सेल्स में। जब ये हमारे सेल्स में ट्रांसमिट हो जा रहे हैं, जैसे आपको पता होगा आरएनए की डिफरेंट कॉपीज़ बनती रहती हैं, 1000 लैक्स ऑफ कॉपी बनती है जब एक बार ये किसी चीज़ में प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का काम है आरएनए को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करना। तो ये फिर ट्रांसफर हो रहा है और ये न्यूक्लिक एसिड जो है इसको एक शेल प्रोवाइड कर रहा है इसको मरने से। मतलब इसको डिस्ट्रॉय करने मतलब जैसे हमारे एंटीबॉडीज़ है वो तो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, पर न्यूक्लिक एसिड इसको शेल प्रोवाइड कर रहा है। उससे पहले एनवेलप इसको शेल प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटीन जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये एक पूरी की पूरी काफ़ी खतरनाक वायरस है। इसलिए इसको खतरनाक और इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है इसकी दवाई बनने में। सो नेक्स्ट इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे मैंने बताया कि वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल कोविड 19 में है आरएनए। दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा तो कोविड 19 में आरएनए प्रेजेंट है। उसके बाद कैप्सिड प्रोटीन का क्या काम हो रहा है? वायरस को प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस एसिड से और एसिड मतलब प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल मीन्स। और ट्रांसमिशन कर रहा है होस्ट सेल में। होस्ट सेल कौन? हमारे सेल। उसके बाद है थर्ड स्ट्रक्चर जो कैप्सिड को सराउंड कर रहा है वो है एनवलप। और ये बाइलिपिड लेयर बना रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहा है। और एनवलप वायरस को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होने वाले एंटीवायरस सब्सटेंस से कॉल्ड इंटरफेरोन्स। वो है इतने स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की उसमें स्पाइक प्रोटीन का क्या काम है। अब इसमें एक बार फिर से हम इसमें समझेंगे। जैसे ये एक सेल वॉल बनाई हुई है मैंने, जैसे ये हमारी सेल की वॉल है। रोल करते-करते वायरस आई। ये स्पाइक प्रोटीन पेनिट्रेट करने की कोशिश की इन्होंने।
यहाँ जब तक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, पेनिट्रेट हो गया, जो स्पाइक प्रोटीन है वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गया, ये हमारे न्यूक्लियोकैप्सिड। थोड़ी देर बाद हमारी इम्यूनिटी और वीक हुई और ये न्यूक्लियोकैप्सिड भी टूट गए और ये आरएनए जो है हमारे सेल में चले गए। अब ये आरएनए जो है वो काफ़ी कॉपीज़ बनाएँगे अपनी। अब ये आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है? वायरस का। इसलिए वायरस हमारे शरीर में फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। 2 से 14 दिन में ये इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि जब हम छींकेंगे, स्नीज़ करेंगे, हम दूसरे बंदे को भी जो है वो इन्फेक्टेड बना देंगे। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर कि कैसे वायरस फैल रही है। ये एक हाथों से बना हुआ स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोकैप्सिड, आरएनए और ये एनवेलप और ये स्पाइक प्रोटीन। अब जैसे आपको आरएनए और डीएनए काफ़ी देर से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने आरएनए और डीएनए का। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें एक सिंगल हेलिक्स होता है और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो होते हैं AUTC। ठीक है? AUTC जो ये होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है आरएनए और इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस वो भी 4 ही होते हैं AUT और C। AU सॉरी टी नहीं होता AUC और G। नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें 4 बेसेस होते हैं AUCG AUCG जैसे इधर देख रहे हो आप AUC और G। दूसरी तरफ हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को देखते हैं तो इधर होते हैं इधर भी 4 ही होते हैं पर इधर होते हैं ATC और G। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड में ये डिफरेंस होता है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डबल हेलिक्स होता है इसमें डबल स्ट्रैंड्स होते हैं जिसमें 4 बेस पेयर होते हैं ATCG। ए हमेशा इधर टी के साथ पेयर बनाता है और सी जो है हमेशा जी के साथ बनाता है। दूसरी तरफ इधर 4 होते हैं इधर भी 4 होते हैं, सिंगल हेलिक्स होता है, पर इधर एक यूरेसिल होता है, मतलब AUCG। इनकी फुल फॉर्म है A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल और T फॉर थाइमिन। राइबोन्यूक्लिक एसिड में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होते हैं, जबकि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में ये प्रोडक्शन करता है न्यू सेल्स की हमारी ह्यूमन बॉडी में और यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। RNA resemble the same as that of DNA. The only difference being that it has a single strand, unlike the DNA, which has two strands, and it consists of only single ribose sugar molecule in it. दूसरी तरफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड चीज लिखी है कि इसमें जो है वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और इसमें ये लॉन्ग चेन होती है मतलब ये लॉन्ग होता है ये समटाइम्स स्मॉल होता है लॉन्ग भी हो जाता है समटाइम्स बट ये यूजुअली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक लॉन्ग चेन होती है। उसके बाद अभी जो इम्पोर्टेंट चला हुआ है करंट अफेयर में वो चला हुआ है स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया डीएनए और आरएनए के बारे में। उसका मेन यही इम्पोर्टेंस थी कि आप उसके जो बेसिस थे नाइट्रोजनस बेसिस जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन उसको ढंग से देखते कि उसमें कैसे वो पेयर बने हुए हैं। कोरोना वायरस में क्या हो रहा है जब डीएनए के साथ जो है कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल मिक्स कर रहा है तो एक सीक्वेंस बना रहा है वो जो उधर सीक्वेंस बनी हुई थी ना ए टी यहाँ पे बनी हुई है ये सीक्वेंस ये ए टी और ये सी जी तो यहाँ पे सीक्वेंस बनी हुई है ए टी सी जी सी जी ये एक सीक्वेंस बनी हुई है वैसी फॉर एग्जांपल ऐसी एक सीक्वेंस जो है वो कोरोना वायरस में बन रही है और हमें कोरोना वायरस हो रही है जब आरएनए डीएनए के साथ मर्ज कर रहा है मींस वो वायरस हमारे अंदर जा रही है तो एक सीक्वेंस बन जा रही है कोरोना वायरस की जैसे ए टी सी जी जी ए ऐसे ऐसे करके एक सीक्वेंस बन जा रही है जैसे कि लास्ट की जो थी वो जैसे फॉर एग्जांपल की लास्ट जो कोविड हुआ था उसमें थी आई विल राइट हियर ए टी सी जी सी जी जी सी जी ऐसे थी फॉर एग्जाम्पल ये थी बट फिर आफ्टर डेट क्या हुआ कि दूसरी सीक्वेंस आई वो आई टी ए सी जी ऐसे आई ठीक है ये जो नाइट्रोजन स्पेसीज है इनसे ये सीक्वेंस बन रही है ये बहुत लैक ऑफ क्रोर ऑफिस में होती है ठीक है तो जब ये चीजें बन रही है ना ऐसे हुआ तो ये फर्स्ट लास्ट सीजन में ये आई थी तो ये कोविड की पहली स्ट्रेन थी दूसरे में ये ऐसे आ रही है टी ए सी जी तो ये मतलब सेकंड स्ट्रेन है
ओके, फिर उसके बाद अगर ये फिर अलग हो जा रही है, ये ऐसे बन गई जीटी, सीए, जीटी, सीए, अब ये अलग सीक्वेंस चल रही है ना, तो इसकी थर्ड स्ट्रेन है, फिर ऐसे ही फोर्थ स्ट्रेन और फिफ्थ स्ट्रेन ऐसे ही आ रही है स्ट्रेन्स। ये वायरसेस में कॉमनली होता ही है, जैसे पहले इन्फ्लुएंजा आई थी तो उसमें भी हुआ ही था, ये होता है। नॉर्मली साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर एक सीजन में एक स्ट्रेन होगी तो दूसरे में उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, नॉर्मली होता है। अब जो ग्लोबली जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फुल टाइम रिसर्च कर रहे हैं स्ट्रेन्स को जानने के लिए कि कितनी स्ट्रेन्स हैं आखिरकार कोविड-19 की राइट नाउ। सो हमारी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रिसर्च चली हुई है और पता चला है कि मीन्स मोर देन 8 स्ट्रेन्स जो है वो अभी प्रेज़ेंट हैं। ओके, सो अभी ये चीज़ देखने को मिली कि मोर देन 8 स्ट्रेन्स आर प्रेज़ेंट राइट नाउ। और ये जो है नेक्स्ट ट्रेन ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर देखने को मिला है। सो हम उसके ऊपर बाद में जाते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये वेरिएंट्स हैं क्या? तो मैंने आपको अभी बताया कि सीक्वेंस को चेंज जब हो जाती है तो उसको वेरिएंट्स बोलते हैं। सो इधर लिखा हुआ है कोरोना वायरस हैव ऑल द जेनेटिक मटेरियल इन समथिंग कॉल्ड आरएनए। आरएनए हैज सम सिमिलरिटीज टू डीएनए बट दे आर नॉट द सेम। व्हेन वायरसेस इन्फेक्ट यू, जब वायरस हमें इन्फेक्ट करती है वो अटैच करती है हमारे सेल के साथ और उसके अंदर जाती हैं और फिर उसके बाद वो आरएनए की कॉपीज बनाती हैं। जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि जब वो अंदर चली जाएगी तो आरएनए की कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आरएनए की कॉपीज बनाती हैं और स्प्रेड करती हैं खुद को हमारे बॉडी के अंदर। बट जब उससे कोई मिस्टेक हो जाती है खुद को स्प्रेड करने में, तो क्या हो जाता है कि उसके आरएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्मूथली आप सॉल्व कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, एंड में एक बहुत कठिन सी कैलकुलेशन आ रही है। आपसे गलती हो जा रही है उस कैलकुलेशन को करने में। जो बुक में आंसर दिया होगा उससे अलग ही आंसर आएगा क्योंकि आपसे कैलकुलेशन करने में गलती होगी। वैसे ही यहाँ पे चला हुआ है, कोरोना वायरस स्मूथली अपने आप को आरएनए की कॉपीज़ बना के स्प्रेड कर रही है, एंड में उससे थोड़ी-सी गलती होगी और वो गलत ट्रैक पे चल पड़ी। तो जो आरएनए उसे आना चाहिए था उससे अलग ही आरएनए आएगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। जैसे मैथ का आंसर हमारा गलत आ रहा है वैसे इधर आरएनए की रेप्लिकेशंस होके आरएनए का स्ट्रक्चर अलग आ रहा है और उसी को साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं म्यूटेशंस बोल रहे हैं। वही म्यूटेशंस है और वही कोरोना की नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट स्ट्रेन है। अब ये रैंडमली हो रहा है, किसी भी बंदे में हो सकता है, किसी में भी नहीं भी हो सकता है, पहली वाली कोरोना भी हो सकती है। और आपको पता है ये यूके की जो नेक्स्ट स्ट्रेन्स हैं, जैसे ये न्यू स्ट्रेन्स आ रही हैं, ये पहले वाली से काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। सो ये चीज़ हो रही है बट ये नॉर्मली किसी भी इंसान में हो सकता है और रैंडमली किसी का टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ, उसे नेक्स्ट स्ट्रेन है। तो इस चीज़ का सिर्फ़ अभी तक तो एक ही इलाज है कि हम इससे बच के रहें। हम जितना हो सके उतना जो है वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और खुद को आइसोलेट करके रखें। जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक घर से बाहर ना निकलें। हाथ जो है अपने धोते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें अपने हाथों को, मास्क लगा के रखें। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू दिस न्यू स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19। सो अभी-अभी आपने जो न्यूज़ में सुनी होंगी जैसे कि फर्स्ट जो स्ट्रेन थी मतलब फर्स्ट तो कोरोना वायरस की लास्ट वन थी, बट जो नवंबर और दिसंबर में यूनाइटेड किंगडम में हमें एक स्ट्रेन देखने को मिली थी, वो थी V117। साउथ अफ्रीका में भी हमें देखने को मिली थी V1351। एक स अभी ब्राज़ील में देखने को मिली है P1 और जो इंडिया में देखने को मिली है वो है B1617। ये जो है फर्स्टली सीन की गई है इंडिया में B1617, वैसे ये फर्स्टली देखी गई है यूनाइटेड किंगडम में V117। अब ये जो है ये सारी की सारी कोविड की ही फैमिली की कोरोना वायरस ही है बट वो सीक्वेंसेस वो जो ATCG, AUCG उसमें डिफरेंस चला हुआ है ये, तो ये बन रहा है। उसमें थोड़ी-सी गलती हो जा रही है, जैसे हमारे मैथ के क्वेश्चन के आंसर आने में थोड़ी-सी गलती आ जा रही है और न्यू आंसर बन जा रहा है। वैसे इधर हो रहा है कि आरएनए की कॉपी बनने में थोड़ी-सी गलती हो जा रही है और न्यू स्ट्रेन बन जा रही है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि नेक्स्ट स्ट्रेन ऑर्गेनाइज़ेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है कि कितनी स्ट्रेन्स हैं अभी। सो ये ये है एक ट्री है ये फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है कि जैसे न्यू स्ट्रेन्स आती है ना तो एक ट्री बनता जाता है जैसे कि पहली स्ट्रेन फिर उसकी 2 आई फिर 3 आई फिर 4 आई ये एक तरह से ट्री बन रहा है ना तो इसको बोलते हैं हम फाइलोजेनी। तो ये जो है ये स्ट्रेन्स की फाइलोजेनी है कि ये सार्स कोव की स्ट्रेन्स है।
ये देखिए आप। सो ये एक जो कोविड-19 की स्ट्रेन है उसकी फाइलोजेनी है। आप इसको खुद भी देख सकते हो, नेक्स्टस्ट्रेन डॉट ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, वो साइट है एक, वहाँ पे आपको ये ऑफ़िशियली जो है वो स्ट्रेन की ये मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड भर के साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइलोजेनी ऑफ सार्स लाइक बीटा कोरोना वायरस। मैंने आपको बताया कि जो कोरोना वायरस हमें हो रही है वो बीटा टाइप की हो रही है। उधर थी अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। बीटा कोरोना वायरस की फाइलोजेनी आपको देखनी होगी, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको जो है ये ट्री मिल जाएगा और अभी आपको देखनी होगी कि कितनी स्ट्रेन्स हैं, तो वाई नेम तो आप इससे देख सकते हो। स्ट्रेन बकेट एडिशनली फोरम हाउ टू रन योर फाइलोजेनी। यहाँ पे आप उसका ट्री देख सकते हो, आप इधर एक नेम भी देख सकते हो। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन और जैसे कि अगर आपको देखना होगा कि V.1.1.135 तो आपको इस साइट के ऊपर एक्चुअली ये साइट जो है काफ़ी टफ होती है, इसको पढ़ना मीन्स अंडरस्टैंड करना कि कैसे ये स्ट्रेन का एक ग्राफ्स है, ये रेक्टेंगुलर ग्राफ्स है, इसको आप रेडियल्स में भी देख सकते हो। दैट इज़ द रेडियल अनरूटेड। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इधर ज़रूर जाएँ और खुद देखें कि किस प्रकार से हमारी जो ग्लोबली है ये इस म्यूटेशंस ने, वेरिएंट्स ने कैसे जो है हमें इफ़ेक्ट करके किया हुआ है पूरे वर्ल्ड को और यहाँ पे आप नाम देख सकते हो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया B.1.17 ये यहाँ पे थी यूके में। B.1.17 the variant first seen in the United Kingdom. So next स्ट्रेन डॉट ऑर्गेनाइजेशन में ना स्ट्रेन के नाम दिए हुए हैं ये स्ट्रेन्स है अभी तो हमें 1 2 3 4 ये देखने को मिली हुई है बट अभी यहाँ पे इंडिया वाली स्ट्रेन का नाम भी नहीं है जिसका नाम है वन B.1.1.617 सो इतनी स्ट्रेन्स आनी है सो मीन्स इतनी स्ट्रेन है मतलब आनी नहीं है इतनी स्ट्रेन्स वर्ल्ड में आपको डरने की जरूरत नहीं है ये मतलब जैसे ये जो यूनाइटेड किंगडम में है तो उसको फर्स्टली यूनाइटेड किंगडम में देखा गया था तो उसके केसेस इंडिया में अभी नहीं देखे गए हैं जैसे ये V.1.351 है P.1 अभी इंडिया में केसेस देखे जा रहे हैं जो इंडिया में न्यूली डेवलप्ड है वो इंडिया में ही देखी गई है V.1.617 के तो होप्स हो कि हम इसको जल्दी से हरा देंगे जैसे कि हमने कोविड-19 को भी थोड़ा बहुत अपने इसमें ले लिया था थोड़ा बहुत हमने उसको स्प्रेड करने से रोक लिया था, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी रोक लिया था हमने स्प्रेड होने से और काफ़ी लोगों की जान भी बची है आइसोलेशंस के थ्रू। तो वैसे ही अब हमें डरना नहीं है, बल्कि फाइट करना है इसके साथ और फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोते रहिए खुद को आइसोलेट करके रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और जितना हो सके उतना कम घर से बाहर जाइए और पढ़ते रहिए अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए और होप सो कि जल्दी हम इस पैंडेमिक के ऊपर जो है वो अ, मीन्स जीत हासिल कर लेंगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको लगता है कि आगे भी मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए इस सीरीज़ के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। मैं डेफ़िनेटली इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगी और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, तो आप वो भी बता सकते हो क्योंकि आप बताओगे तो मुझे भी जानने का मौका मिलेगा कि कहाँ पे मेरी गलती है, मेरी ही इम्प्रूवमेंट होगी। तो प्लीज़ रिव्यू दिस वीडियो एज़ ऑलवेज़ आई सेड कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को रिव्यू करते रहिए एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस फ्यूचर अहेड। थैंक यू।